हाँ बच्चों, आज हम लेंगे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि उदासीनता वक्र किसने प्रतिपादित किया, क्यों किया, और उदासीनता वक्र से हम क्या समझते हैं, उदासीनता वक्र कैसे बनाते हैं, उसके अजम्पशंस क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। तो आज हम देखेंगे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत और उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। तो ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या कहती है? जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि जैसे ही हम कोई भी वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा लेते हैं तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा हम उसके लिए छोड़ने को तैयार है वो उत्तरोत्तर क्या होती जाती, घटती जाती है। ठीक है। तो हिग्स ने क्या कहा कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का समावेश जब हम करते हैं तो उदासीनता वक्र में निहित समान संतुष्टि की मान्यता के हिसाब से उसे उस वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरी वस्तु की घटती मात्रा का परित्याग करना पड़ता है। तो इसी को हिग्स ने ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत कहा है। और इसके हिग्स ने दो मुख्य कारण बताए कि ये घटती हुई क्यों होती है। तो फर्स्ट, जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करता है तो उपभोक्ता की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का महत्व क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है। तो क्योंकि उसके लिए उसकी इच्छा की तीव्रता जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए उस किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता दूसरी वस्तु की कम इकाइयाँ त्यागने को तैयार होता है। दूसरी बात, वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। मतलब कि अब जैसे जैसे क्या हो रहा है कि एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरी वस्तु को थोड़ा बहुत तो बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके स्थान पर दूसरी को हम पूर्ण रूप से काम में ले लेंगे। फिर क्या होता है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि दूसरी वस्तु के सीमांत महत्व को बढ़ा देती है, या पहली वस्तु का सीमांत महत्व कम हो जाता है। तो जैसे ही हम व्यक्ति पहली वस्तु को द्वितीय वस्तु के स्थान पर अधिक प्रयोग करता है तो प्रथम वस्तु की प्रत्येक इकाई के बदले द्वितीय वस्तु की उत्तरोत्तर कम मात्रा वो त्यागने को तैयार होगा, और उन दोनों के मध्य जो प्रतिस्थापन की दर है वो क्या होगी, घटती हुई होगी। तो हिग्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। हिग्स के अनुसार माना कि हम वस्तुओं की निश्चित मात्रा से आरंभ करते हैं तथा वस्तु x की मात्रा को बढ़ाते और वस्तु y की मात्रा को उत्तरोत्तर घटाते चलें कि अंत में उपभोक्ता न तो बुरी अवस्था में हो और न ही अच्छी अवस्था में। तो x की प्रथम इकाई के लिए y की जितनी मात्रा घटानी पड़ती है उसकी अपेक्षा x की दूसरी इकाई के लिए y की कम मात्रा घटाई जाएगी। या हम कहें कि x को y के लिए जितना अधिक स्थानापन्न करते हैं x की y के लिए प्रतिस्थापन की दर उतनी ही कम होती जाती है। अब इसको हम डायग्राम बनाएंगे। आप देखिए कि ये डायग्राम बनाया अपन ने। x एक्सिस पे x वस्तु ली है और y एक्सिस पे y वस्तु ली है। आप देखिए कि अपन ने पहले ये रेखा खींची है, ये एक्सिस बनाया, x एक्सिस पे एक x वस्तु, y एक्सिस पे y वस्तु। फिर आप देखिए अपन ने मान लीजिए कि ये एक इंडिफरेंस कर्व बनाया है, जो कि आप देखिए पहले इसका स्लोप बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फिर हम आप देखिए पहले A बिंदु पे, फिर B, फिर C, फिर D और फिर E, इन पे अपन आते हैं। तो A से B पे जब आए तो आप देखिए नीचे तो P, Q, R, S, T इनमें डिफरेंस बिल्कुल बराबर है। ठीक है, P, Q, R, S, T। लेकिन ऊपर आप देखिए आप J, K, ठीक है, फिर L, M, N, इनमें क्या होता जा रहा है, गैप कम होता जा रहा है।
आप देखिए जब हम ए से बी बिंदु पर आए, ठीक है, ए से कहाँ आए, बी पर आए, तो इस एक इकाई के लिए y की कितनी मात्रा छोड़ी उसने, जे के, ठीक है। फिर हम कहाँ आए, Q से R पर आए, Q से R पर आए, तो y की कितनी मात्रा छोड़ी, के एल, ठीक है, के एल। फिर जब हम R से S पे आए, R से S पे आए या C से D पर आए, तो कितनी मात्रा छोड़ी, एल एम, तो ये क्या हो गई, कम हो गई। फिर और हम S से T पर आए या हम कहें कि हम D से E पर आए, तो उसने कितनी मात्रा छोड़ी, एम एन। तो आप इसमें देख रहे हो कि x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y की जो मात्रा वो छोड़ने को तैयार है वो क्रमशः क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। या इस तरफ आप देखिए तो डी डी जो है, डी डी, या यहाँ पे देखिए ये डी डी, हाँ, इज लेस देन सी सी, इज लेस देन बी बी, इज लेस देन ए ए, ठीक है। तो x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y की जो मात्रा वो छोड़ने को तैयार है वो क्या होती जा रही है बच्चों, उत्तरोत्तर घटती जा रही है। इसीलिए आप स्लोप देखिए कि पहले एकदम ये ढलान वाला है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए वो y की कम से कम मात्रा छोड़ने को तैयार है। लेकिन तो हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम इसी तरह का होगा कि x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए वो y की कम मात्रा छोड़ने को तैयार है। लेकिन इसके दो अपवाद हैं, एक तो जब वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हो और एक जब वस्तुएं पूरक होती है और हम उनको निश्चित अनुपात में ही काम में लेते हैं। तो इसका भी ये डायग्राम देखिए आप, ये अपवाद है, ठीक है, ये है अपवाद। इसका डायग्राम देखिए आप, ये अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन खींची है। एक्स एक्सिस पे एक्स वस्तु है, वाई एक्सिस पे वाई वस्तु है, और यहाँ देखिए जो ये एमआरएस रेखा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ये क्या है, सीधी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्स की एक इकाई के लिए वाई की जो मात्रा उसने छोड़ी है वो उतनी ही है जब एक्स की दूसरी इकाई के लिए वाई की जो मात्रा छोड़ी है, फिर वाई एक्स की तीसरी के लिए उसने बराबर उतनी ही मात्रा छोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y की बराबर मात्रा छोड़ने को तैयार। तो यहाँ एम आर एस इस क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एम आर एस क्या थी, गिरती हुई थी, ठीक है, एम आर एस क्या थी, गिरती हुई, ठीक है। यहाँ एम आर एस क्या है, स्थिर है, ठीक है। अब जब पूर्ण पूरक वस्तु होती है तो इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, आप देखिए ये इस तरह का एल आकार के बनते हैं, क्योंकि इनको वस्तुओं को हम एक निश्चित अनुपात में ही काम में ले सकते हैं। उसके बाद वो वस्तु बेकार हो जाती है। जैसे अब यहाँ 1:2 का रेशियो है तो एक एक्स के साथ 2 वाई चाहिए। इसके बाद अगर y की मात्रा बढ़ जाए तो वो बेकार है, x की बढ़ जाए तो वो बेकार है। अब आपको कब काम मिलेगा, आएगा जब 2x करी तो 4y करोगे तभी वो काम की है। तो यहाँ पे एक निश्चित अनुपात में ही ये काम में आती है, ठीक है। तो पूर्ण स्थानापन्न में और पूर्ण पूरक में दोनों में प्रतिस्थापन की दर घटती नहीं है, ठीक है। पूर्ण जब स्थानापन्न है जैसे चाय कॉफ़ी है तो एम आर एस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और जब पूर्ण पूरक है तो वो एक निश्चित अनुपात में ही काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ एल आकार के इंडिफरेंस कर्व बन जाते हैं, ठीक है। अब हम लेंगे उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। फर्स्ट, एक ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे के उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को बताता है। अब जैसे आप देखिए कि यहाँ पे जो है ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले में डेफिनेटली क्या होगी
किसी न किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा होगी, इसीलिए आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। फिर सेकंड, उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, मतलब उसका जो स्लोप है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जैसे आप इसमें देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या ऐसा होगा इंडिफरेंस कर्व? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रत्येक अगले बिंदु पर मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो मात्रा बढ़ेगी तो संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा, स्थिर नहीं रहेगा। फिर ये वाला देखिए आप सेकंड डायग्राम, इसमें क्या है, ये जैसे है, ऐसा भी इंडिफरेंस कर्व ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे x की मात्रा भले स्थिर है लेकिन y की मात्रा बढ़ती जा रही है। मात्रा बढ़ेगी तो संतुष्टि स्थिर रहने की बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ये सभी नहीं हो सकता है। फिर आप देखो ये तीसरा वाला, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यहाँ y की मात्रा तो स्थिर है लेकिन x की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो यहाँ संतुष्टि स्थिर रहने की बजाय बढ़ेगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अब ये कैसा होगा आपका, इस चौथे टाइप का होगा, जिसमें कि इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। तो इसमें हम क्या है कि एक की मात्रा बढ़ाई आपने जैसे यहाँ करी, तो इसकी मात्रा हमने घटाई, तभी उसकी संतुष्टि का स्तर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं ऊपर भी नहीं जाता है, वर्टिकल भी नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा, हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे अब आप ये देखिए कि यहाँ पे ये है आपका, ये आपका इंडिफरेंस कर्व IC1 है और ये आपका IC2 है। तो इस बिंदु पे क्या हुआ, काट दिया, लेकिन काटने से अब ये गड़बड़ हो गया आपका। जो हमने मान्यता ली थी कि इफ़ A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C देन A शुड बी इक्वल टू C, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, B इज़ ग्रेटर देन C हो गया, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। फिर एक ये आप लिखिए, उदासीनता वक्र अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, उदासीनता वक्र हमेशा दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन की बात करता है। यहाँ से आ रहा है तो यहाँ क्या हो गया, अकेली y वस्तु है, यहाँ से आता है तो यहाँ अकेली x वस्तु है। तो हम हमेशा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, संयोग की बात करते हैं, तो इसलिए उदासीनता वक्र ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, फिर उदासीनता वक्र हमेशा क्या होगा बच्चों, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होना चाहिए। जैसे अब ये है, ये वाला में क्या है आपका उदासीनता वक्र अगर ऐसा है तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों कि ये कॉनकेव टू दी ओरिजिन है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए वो y की ज़्यादा मात्रा छोड़ने को तैयार है, तो ऐसा इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे MRS क्या हो रही है, बढ़ती हुई है, तो ऐसा नहीं होगा। फिर ये हमेशा कैसा होगा, इस सेकंड के जैसा, कि जिसमें इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, मतलब x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए y की कम मात्रा वो छोड़ने को तैयार है। ठीक है, फिर ये ऐसा कब होगा, जब वस्तुएं क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण जो है वो स्थानापन्न होती है, तो ऐसे में प्रतिस्थापन की दर स्थिर रहती है। लेकिन सामान्यतया उदासीनता वक्र इस टाइप का होगा। ठीक है, फिर आप इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, उदासीनता वक्र जो है उनका समानांतर होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उदासीनता वक्र जो है वो गोलाकार भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। ठीक है, और उदासीनता वक्र का ये कॉन्वेक्स और ये देख के हम क्या बता सकते हैं कि कितनी पूरकता है, कितनी स्थानापन्नता है। अगर ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन के करीब है, जैसे इस टाइप का है,
ठीक है, या थोड़ा इस टाइप का है, तो हम कहेंगे उनमें स्थानापन्नता ज़्यादा है। और अगर वो एल के ज़्यादा नज़दीक है, ज़्यादा इस टाइप का शेप आ रहा है, तो हम कहेंगे कि उनमें पूरकता ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला भी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, कि एक तो इनका समानांतर होना आवश्यक नहीं है, एक उदासीनता वक्रों की वक्रता इनकी स्थानापन्नता और पूरकता को बताती है, और एक ही कि उदासीनता वक्र कभी कभी गोलाकार भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी वस्तु की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा लें जैसे, तो क्या होगा कि उसकी सीमांत मतलब उससे मिलने वाली उपयोगिता इतनी घट जाएगी, इसके लिए उसको दूसरी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसकी संतुष्टि का स्तर स्थिर रहे। लेकिन हम जनरली ऐसा करते नहीं हैं, तो इसीलिए जनरली ये गोलाकार होता नहीं है। ठीक है, आज हमने क्या देखा, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है बच्चों, घटती हुई होती है। और क्या देखा हमने, इंडिफरेंस कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है, तो अब ठीक है, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।